हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पर्यटन स्थल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पर्यटन का जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर इस ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग लगभग आपका जो है डॉक्टर एल एन वर्मा किताब की का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो जो है कंप्लीट होने की कगार पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक या दो वीडियो और बचेगा, फिर आपका डॉक्टर एल एन वर्मा की किताब का जो भूगोल है वो पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो दिन में अब जो है ये समाप्त होने को है। ठीक है, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट चालू करेंगे। ठीक है, जो हो सकता है कला और संस्कृति चालू करेंगे और उसका भी बहुत अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज जो है हम इसमें जो रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं पर्यटन का उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोटमसर गुफा। अब जानते हैं कोटमसर गुफा बस्तर में है। ठीक है, कांकेर घाटी जो है, ठीक है, कांकेर घाटी नेशनल पार्क जो है वहाँ पास ये स्थित है। तो दंडकारण्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी तथा संसार की 7वीं बड़ी गुफा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नंबर लिखा हुआ है यहाँ, भारत की ये सबसे बड़ी है। ठीक है, और संसार की 7वीं बड़ी गुफा है आपका कोटमसर गुफा, 7वीं बड़ी गुफा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ नंबर दे दिया है, तो कौन से क्रम में है? 7वें क्रम में। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लंबी भूमिगत गुफा है, विश्व की जो है सर्वाधिक लंबी भूमिगत गुफा कांसवार आकेव से भारत की गुफा की तुलना की जाती है। देखो, विश्व की जो लंबी गुफा है कौन सा है? कांसवार आकेव, इससे जो है भारत है ना कि इस गुफा की तुलना की जाती है। मतलब हमारा ये जो कुटुम्बसर गुफा है ये भी क्या है? भूमिगत लंबी गुफा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दरबा तहसील के पूर्वी भाग में कोटमसर गांव की ओर मोड़ के पास इसका जो है प्रवेश द्वार का निर्माण है। कोटमसर वन ग्राम से 3 किलोमीटर की दूरी पर गुपनसर की पहाड़ी की तलहटी की ढाल में गुफा का प्रवेश द्वार है। ये मोड़ है, इसी मोड़ के पास क्या है? गुपनसर की पहाड़ी है और इसी पहाड़ी के पास क्या है? इसका प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार भी बड़ा सकरा और तेज ढाल वाला है। ठीक है, अब इसकी खोज कब हुई थी? तो 1900 में इसकी खोज की गई। शासकीय हमीदिया महाविद्यालय भोपाल के भूगोल के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर तिवारी ने 1951 में कुटुम्बसर गुफा में 2 माह से अधिक अवधि तक रहकर इसकी खोज की। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में पता चला था 1900 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर शंकर तिवारी जी आए और बहुत डिटेल अध्ययन किया उन्होंने। ठीक है, यहाँ खुद रहे 2 माह तक और 1951 में जो है इसका जो है डिटेल अध्ययन किया, तब इसके बारे में पर्याप्त जानकारी हमको मिल पाई। इस गुफा की जो लंबाई है 1500 मीटर है और इसकी गहराई लगभग 20 से लेके 72 मीटर तक है। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत अंधेला रहता है इस गुफा में, अगर आप गए होंगे तो जानते हैं। ठीक है, विशाल कक्षा में प्रवेश करने पर स्थिर जल राशि, शिलाखंड, प्राकृतिक जल के लहरों के टकराव से निर्मित दीवारें, स्टेगलेमाइट मन को आश्चर्य में डाल देती है। अंतिम भाग में स्टेगलेमाइट से निर्मित भगवान शिव की मूर्ति है। ठीक है, इस गुफा में एक जल कुंड है जिसका नाम शंकर कुंड रखा गया है। इसी कुंड में अंधी, जिसको घोड़ापल्ली मछलियां तथा मेढक रहती है। ठीक है, अंधी मछली को क्या बोलते हैं? संकराई मछली भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको घोड़पल्ली मछली के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में 32 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा कक्ष है जिसे अप्सरा विहार कहा जाता है। यहाँ अप्सरा विहार भी स्थित है। इसी गुफा में मोती की खोज की थी जिसे मोती गुफा भी कहते हैं। ठीक है, देख याद रखेंगे। तो क्या क्या है यहाँ? आपको मछली देखने को मिलेगा, अंधी मछली जिसको घोड़पल्ली नाम से जानते हैं, संकराई के नाम से जानते हैं। अप्सरा विहार देखने को मिलेगा, मोती गुफा देखने को मिलेगा। तो ये सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ये कहाँ स्थित है करके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैलाश गुफा। ये भी नीचे ही साइड स्थित है। ठीक है, जहाँ आपका कोटमसर गुफा है वहीं पास ये भी है। यह है कैलाश गुफा। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कैलाश गुफा स्थित है। जगदलपुर से सरगीपाल, जटिया, नियानार, मुरमा, बोदिल और नेतानार होते हुए इस कैलाश गुफा में पहुंचा जा सकता है। इस गुफा की खोज वन विभाग के कर्मचारियों ने मार्च 1993 को घूमते घूमते इस पहाड़ी पर छोटा सा प्रवेश द्वार देखा था। ठीक है, चूने की चट्टानों पर निर्मित स्टेगलेमाइट। ठीक है, स्टेगलेमाइट क्या होता है? धरातल से ऊपर की ओर उठा हुआ। ठीक है, ये आप दिख रहा होगा,
स्टिग्लेमाइट को देखकर उनका नाम कैलाश गुफा रखा। इनका प्रवेश द्वार पहाड़ी के ऊपर 40 मीटर की ऊंचाई पर है। गुफा की लंबाई 335 मीटर और गहराई जो है 40 मीटर है। गुफा के अंदर 30 मीटर आगे जाने पर चारों दिशाओं में छत के ऊपर और छत के नीचे स्टिलेक्टाइट और स्टिग्लेमाइट निर्मित है। ठीक है, दो प्रकार के निर्माण होता है, स्टिलेक्टाइट और स्टिग्लेमाइट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अरण्य गुफा। अरण्य मतलब होता है वन, तो अरण्य गुफा के बारे में बात करते हैं। स्थान कहाँ है? ये तोकापाल तहसील मुख्यालय में है। ठीक है, तोकापाल से घने वनों तथा दुर्गम पहाड़ियों के क्षेत्र से 12 किलोमीटर दूर मादरकोंटा ग्राम पहुंचते हैं। दाहिनी ओर कोसम झोड़ी पहाड़ी नाला प्रवाहित होती है। पहाड़ी की तराई में दूसरी नाला गंडदेल झोड़ी बहती है। इसके निकट 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंगलपुर पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी पर? मंगलपुर पहाड़ी में अरण्य गुफा है। ठीक है, पहाड़ी का नाम याद रखेंगे, मंगलपुर पहाड़ी। ठीक है, और गंडदेल झोड़ी और कोसम झोड़ी, एक नाला है, दो नाला है। ठीक है, उसी के मध्य है समझो। जुलाई 1996 में यहाँ कुछ लेखक और जागृत सामाजिक लोगों का एक समूह वहां खोनुमा स्थान के अंदर की ओर प्रवेश किए। अंदर की ओर 6 मीटर नीचे जाने पर 3 कक्ष दिखाई दिए। इस कक्ष के दाहिने दिशा में 9 मीटर आगे जाने पर गुफा सक्रिय हो गई। गुफा के अंदर प्रवेश करने पर विशाल कक्ष है जो 1 मीटर ऊंचा, 6 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है। ऊपर छत के पानी के नीचे चूना युक्त चट्टानों पर टपकने से रासायनिक प्रक्रिया के कारण संगमरमर सेल पर आकृति बनी है। यदि ऊपर से पानी कम रिश्ता तो छत के नीचे ही आकृति बन जाती, उसे स्टिलेक्टाइट कहते। ठीक है, छत के नीचे जैसे कुछ भी आकृति बनती है उसको क्या बोलते? स्टिलेक्टाइट बोलते। यदि अधिक पानी बूंदों के रूप में नीचे गिरता और नीचे जमीन से ऊपर की ओर आकृति बनती, इसको स्टिग्लेमाइट कहते। अगर पानी नीचे गिरता ऊपर की ओर ऐसे आकृति बनती तो इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्लेमाइट। ठीक है, ऊपर को टाइट, स्टिलेक्टाइट, टाइट रखना, और यह माइट, ऊपर रहेगा तो टाइट, नीचे रहेगा तो माइट। ठीक है, चलिए डंडक गुफा की बात करते हैं। इस गुफा की खोज 1995 में की गई। इसकी लंबाई 200 मीटर तथा गहराई 15 से 25 मीटर है। लाला जगदलपुरी ने इस गुफा का नाम श्री पार्वती गुफा रखा है। ध्यान रखेंगे, डंडक गुफा को ही क्या बोलते हैं? श्री पार्वती गुफा भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सन 1995 में इस वन क्षेत्र में आग लग गई। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जाने लगा। तब एक वन कर्मचारी पतिराम तारन, ठीक है याद रखें कौन? पतिराम तारन को इस गुफा की जानकारी मिली। ध्यान रखेंगे, पतिराम तारन को जो है सबसे पहले डंडा गुफा की जानकारी मिली है। ठीक है, और लाला जगदलपुरी ने इसका नाम क्या रखा था? श्री पार्वती गुफा रखा था। तो डायरेक्ट नाम से भी पूछा जा सकता है, श्री पार्वती गुफा या लाला जगदलपुरी जी के द्वारा डंडा गुफा को क्या कहा गया है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये एक फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सकल नारायण गुफा के बारे में। गीधम भोपालपट्टनम मार्ग पर कोसड़पल्ली गांव है, उसी गांव से लगा हुआ एक लंबी पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। उसी के पास से चिंतावांगू नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसी नदी के तट पर 3 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी में गुफा का बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है। गुफा के अंदर एक स्थान ऐसा दृश्य है मानो कृष्ण के चारों ओर गोपिकाएं रास नृत्य कर रही हो। ठीक है, गुफा के भीतर कालिया दहन कुंड की भांति एक कुंड है। ध्यान रखें, कालिया दहन की भांति एक कुंड है और यह कुंड स्थानीय आदिवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। ठीक है, तो सकल नारायण गुफा कहाँ है? गीधम भोपालपट्टनम मार्ग पर है। ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रानी गुफा के बारे में। जगदलपुर दरभा मार्ग पर सीतापुर वन ग्राम के चारों ओर सघन वनों से आच्छादित पहाड़ियों की कतारें हैं। इसी पहाड़ी श्रृंखला के भीतर एक बहुत बड़ी गुफा है। ग्रामीण लोग इन्हें बड़ी रानी गुफा कहते हैं। ध्यान रखें, क्या इसको क्या कहा जाता है? बड़ी रानी गुफा कहा जाता है, रानी गुफा को। उस गुफा के एक भाग में अभी भी प्राचीन अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जाने के 2 रास्ते हैं। दोनों रास्ते घने सघन वनों के वृक्षों से ढके हुए हैं। गुफा के भीतर प्रवेश करने पर केंद्रीय कक्ष में एक गहरा जल कुंड स्थित है।
ऐसा कहा जाता है कि चीतापुर गांव में बहुत पहले राजाओं की क्या थी, राजधानी थी, और इसी कुंड में जो है रानियां जो है स्नान करती थी। ठीक है, इसी कारण इसको क्या बोला गया है, रानी गुफा कहा गया है। तो रानी जल कुंड में स्नान करती थी और शिव जी की पूजा किया करती थी, इसी कारण इस गुफा का नाम रानी गुफा रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उसूर गुफा, बीजापुर जिला। बीजापुर से दक्षिण दिशा की ओर उसूर है। उसूर से लगी हुई एक विस्तृत फैली हुई पर्वतमाला है। वह पर्वतमाला बैलाडीला तक फैली हुई है। उसूर पर्वत की दूसरी शाखा चिंतलनार से कोंटा तक तथा उन पहाड़ियों की एक श्रृंखला पश्चिम दिशा की ओर भोपालपट्टनम तक फैली हुई है। अब बात करते हैं तुलार गुफा के बारे में। तो दंडकारण्य प्रदेश के दक्षिण भाग में सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक स्थल बारसूर है। ये बारसूर के पास स्थित है तुलार गुफा। बारसूर के पश्चिमी किनारे पर इंद्रावती नदी को पार करने पर तुलार गांव पहुंचते हैं, और इसी तुलार गांव में क्या है, तुलार गुफा है। गुफा के अंदर विशाल कक्ष है जहां शिव पार्वती की मूर्ति दिखाई देती है। उसके पास ही एक शिवलिंग है। यह साल में 2 बार मेला लगता है। कहा जाता है कि बारसूर में एक समय बानासुर का साम्राज्य था। ठीक है, बानासुर प्रातः समलूर जाकर पूजा करते थे तथा शाम को तुलार गुफा पहुंचते थे। बानासुर शिव का भक्त था। लगभग 40 वर्ष पूर्व इस गुफा में शिव पार्वती की मूर्ति थी, जिससे स्वयं प्रकाश की किरणें जो है निकलती थी, लेकिन बाद में मूर्ति जो है चोरी हो गई। ठीक है, तो याद रखेंगे 40 वर्ष पूर्व इसमें शिव पार्वती की मूर्ति थी, अब चोरी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्वी बघेलखंड के पर्यटन स्थल के बारे में। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पर्यटन स्थल। उत्तरी छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल। सरगुजा जिले में कई प्राकृतिक दृश्य तथा पूजा के लिए महत्वपूर्ण आकर्षक मंदिर है, जिसे पर्यटन के लिए आकर्षित होते हैं। पर्यटक जो है पर्यटन के लिए आकर्षित होते हैं। शताब्दी पूर्व कलात्मक मंदिरों के अवशेष, पाषाणों पर खुदाई के चिन्ह पुरातत्वीय महत्व की ओर इंगित करती है। अमर सिंह सरगुजा के सम्राट थे, ध्यान रखिए कौन थे सरगुजा के सम्राट, अमर सिंह। ठीक है, 1826 पर राजगद्दी पर बैठे थे। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, सरगुजा का सम्राट अमर सिंह ठीक गद्दी में कब बैठे थे, 1826 में। ऐसा माना जाता है कि भगवान 14 वर्ष, भगवान जो राम है 14 वर्ष की वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ निवास कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ के पर्वतों का नाम रामगढ़, सीता भेंगरा और लक्ष्मण झूला रखा गया है। कालिदास के रामायण में सीता भेंगरा गुफा का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कन्हार नदी, मोरन नदी, रिहन नदी, महान नदी। ठीक है, ऊपर सरगुजा वाले क्षेत्र में ये सब नदी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ की धरातली बनावट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, पर्वत प्रदेश। यहाँ ऊंचे भाग को पाट कहते हैं, जैसे मैन पाट, झारंग पाट, जोका पाट, जमीरा पाट, लसकुन पाट आदि। उच्च भूभाग को पूर्व में श्रृंगार, द्वितीय सोनहत का उच्च पठारी प्रदेश, तीसरा सोनहत से ऊंचे उठे भाग। ठीक है, और मध्यवर्ती निचली भूमि है। सरगुजा के मध्यवर्ती भाग की बनावट है। यह वास्तव में निचली घाटी है, जिसमें हसदो, रिहन और कन्हार बेसिन है। ठीक है, यहाँ के पर्यटन स्थल को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पुरातात्विक महत्व के पर्यटन स्थल, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राचीन देवालय, गुफा एवं जलप्रपात, अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। तो 5 प्रकार से हम यहाँ के पर्यटन स्थल को भाग कर पढ़ सकते हैं बांटकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुरातात्विक महत्व के पर्यटन स्थल। तो इसमें आएगा डीपाडी, देवगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी और मैनपाट। इस चारों के बारे में हमको पढ़ना है। अब जानते हैं डीपाडी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम पर्यटन स्थल को 5 भागों में बांटे। 5 के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरातात्विक महत्व के पर्यटन स्थल, उसके अंतर्गत 4 जो स्थल है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डीपाडी के बारे में। यह कुसमी तहसील का चालगली गांव जो सरगुजा के पूर्व में स्थित है। यह स्थान चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, डीपाडी का अर्थ आता है देव स्थान, इसको याद रखेंगे। ठीक है, डीपाडी का अर्थ क्या है, देव स्थान, जहाँ निरंतर दीपक जलता है। इसमें अधिकांश शिव मंदिर है। यहाँ क्या है, शिव मंदिर है। यहाँ के स्तंभों, देवालयों के चित्र कतारबद्ध रूप में खुदे हुए हैं। वहीं विवर से निकले हुए सर्प, युद्ध, मयूर, बाज, दौड़ते हुए राजहंस, नायिकाओं के चित्रण, त्रिशूल तथा फूल मालाओं तथा पत्तों के चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ की कला
प्राचीन ब्रह्म कला का प्रतीक है। मंदिर से कार्तिकेय, विराट रूप विष्णु, भैरव, गणेश, महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा, कल्याण सुंदर, शिव गौरी, कुबेर, पृथ्वी, उमा महेश्वर तथा ब्रह्मा की विशाल प्रतिमाएं प्राप्त हुई। ठीक है, इतना सारे तो याद रखेंगे। कार्तिकेय की मूर्ति, ठीक है, कार्तिकेय का मंदिर, विराट विष्णु, ठीक है, भैरव, गणेश, महिषासुर, तो ये जो जितने भी देवता है सबका यहाँ जो है मंदिर, विशाल प्रतिमाएं जो है प्राप्त हुई है। तो मतलब कह सकते हैं कि दीपावली में आपको लगभग लगभग सभी देवी देवताओं के आपको प्रतिमाएं जो देखने को मिली है। एक शिवलिंग मिला है, जिस शिवलिंग में जो है 108 शिवलिंग बने हुए, ध्यान रखेंगे, एक शिवलिंग है उसके ऊपर 8 शिवलिंग बने हुए हैं। महिषासुर मर्दनी, चामुंडा, योगिनी, दुर्गा, गौरी, स्कंद माता, सप्त मातृका की कई प्रतिमाएं उच्च कोटि की है। चैता पहाड़ में अभिलेख है जिसमें ओम नमो विश्वकर्माय अंकित है। ध्यान रखेंगे, ओम नमो विश्वकर्माय किस पहाड़ में अंकित है, तो चैता पहाड़। और चैता पहाड़ कहाँ है, डीपाडी में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पीएससी को अगर क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, क्योंकि चैता पहाड़ में ओम नमो विश्वकर्माय, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में केवल आपको दंडकारण्य क्षेत्र में एक विश्वकर्मा जी की मूर्ति देखने को मिलेगा, एकमात्र मंदिर है, वो भी खंडित अवस्था में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऊपर चैता पहाड़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओम नमो विश्वकर्माय अंकित देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद देवगढ़ की पहाड़ी की बात करते हैं। देवगढ़ सरगुजा जिले का एक गांव है जो रिहन नदी के किनारे स्थित है। इसे देवरिया भी कहा जाता है। देवगढ़ को क्या कहा जाता है, देवरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास बड़ी संख्या में देवी देवताओं की मूर्तियां बिखरी दिखाई देती है। सभी देवताओं के सिर में मुकुट भी है। उसके बाद बात करते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान राम अपनी पत्नी सीता के साथ यहीं रुके थे। इसे दंडकारण्य कहा जाता है। इस यही पहाड़ी में गुफा स्थित है जहाँ सीता जी निवास करती थी, जिसे सीता बेंगरा कहा जाता है। यहीं पर मंदाकिनी नदी बहती थी। ठीक है, इतिहासकार रामगढ़ को चित्रकूट मानते हैं। महाकवि कालिदास यहीं आकर अपने महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य दर्शनीय स्थल, जैसे हाथी पुल। रामगढ़ के उत्तरी छोर के निचले भाग में 49 मीटर लंबा और 17 मीटर ऊंचा एक विशाल सुरंग है। इसे हाथी पुल कहते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी है कि हाथी आसानी से गुजर सकता है। इसके अंदर एक कुंड है जिसे सीता कुंड कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीता बेंगरा के बारे में। इस पहाड़ी पर सबसे प्राचीन अवशेष एक गुफा है जिसे सीता बेंगरा अर्थात सीता का निवास स्थान कहते हैं। यह गुफा 14 मीटर लंबी, 4.2 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर ऊंची है। इसकी बनावट नाट्य कला के प्रणेता प्रसिद्ध भरत मुनि द्वारा वर्णित नाट्य मंडप जैसी है। कहा जाता है कि प्रवास के समय सीता जी इसी गुफा में रहती थी। अब हम बात करते हैं नाट्यशाला के बारे में। तो सीता बेंगरा की रचना को देखकर आभास होता है कि इसका प्रयोग नाट्यशाला के रूप में किया जाता था। गुफा के बाहर 50-60 लोगों के बैठने के लिए अर्धचंद्राकार बेंच बने हुए हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़ के प्रथम दिवस पर, ध्यान रखेंगे ये पूछा गया है, प्रतिवर्ष आषाढ़ के प्रथम दिवस पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गुफा की आंतरिक सुव्यवस्था देखकर ही एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं शिलालेख के बारे में। तो गुफा के अंदर चट्टानों को काटकर बनाई गई मानवीय आकृतियां हैं। नाट्य कला हृदय को आलोकित करते हैं। महान कविगण रात्रि में बसंती हवा से दूर हास्य संगीत से अनुभूत चमेली के पुष्पों की मोटी माला को ही आलिंगन करते हैं। मतलब यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं। ठीक है, उसके बारे में जो है कवि जो है लिखते हैं। अब नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष जोगी मारा। ठीक है, जो नाच गान करती थे उसका विश्राम गृह कहाँ है, जोगी मारा गुफा। तो सीता बिंगरा से सटी एक दूसरी गुफा है जिसे जोगी मारा के नाम से जानते हैं। इसे यहाँ वरुण का मंदिर भी कहा जाता है। इसे इसे क्या कहा जाता है, वरुण का मंदिर भी कहा जाता है, जोगी मारा गुफा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, वरुण का मंदिर। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जोगी मारा गुफा ऐसे भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुतनुका नामक देवदासी वरुण देव को समर्पित थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुतनुका नामक देवदासी जो है किसको समर्पित थी, वरुण देव को समर्पित थी।
सीता बेंगरा नृत्यशाला में नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं के विश्राम के लिए इसे बनवाया गया था। कहीं दो पहियों से युक्त सवारी है जिसे 3 घोड़े खींच रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे, 2 पहियों से युक्त सवारी गाड़ी है जिसे 3 घोड़े खींच रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जोगीमारा गुफा में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप इसका PDF से भी इसको पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ उसका फल सबको मिले। और साथ ही सब्सक्राइबर जब मेरे भी बढ़ेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, तो आप इसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं अपनी ओर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुर्रा पानी। सीता बेंगरा से आगे खड़ी चट्टान के तल में चट्टान के बीच से पानी की एक धारा बहती जिसे तुर्रा पानी कहते हैं, है ना। तुर्रा पानी, चट्टान के बीच से पानी बहता है उसको तुर्रा पानी कहते हैं। यहाँ की मिट्टी की रंग लाल है। ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र जी ने सीता जी के मस्तक पर इसी स्थल पर यहीं की माटी से क्या लगाया था, तिलक लगाया था, तुर्रा पानी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कभी ना कभी। अब हम बात करते हैं पौरी दरवाजा। मुख्य पहाड़ी के मार्ग पर एक जीर्ण द्वार है जिसे कई पत्थरों के टुकड़ों को जोड़कर बनवाया गया है। इस द्वार के आगे कबीर चौरा नामक एक चबूतरा है जो धर्मदास नामक जोगी का कब्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे धर्मदास, आप जानते हैं कबीर पंथ में आप पढ़े होंगे धर्मदास जी के बारे में। ठीक है, तो धर्मदास नामक जोगी का कब्र है कहाँ, पौरी दरवाजा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो उनका कब्र कहाँ है, पौरी दरवाजा में। ठीक है, ये सब कहाँ की स्थल है, ये सरगुजा का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो दीपदी वाला जो स्थान पड़ रहा है ना, सरगुजा पूर्वी बघेलखंड, वहाँ का ये सब जितना भी है ये स्थल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो धर्मदास जी की जो पूछा जा सकता है कि जो कब्र है, ठीक है, उसको किस नाम से जानता है, तो पौरी दरवाजा के नाम से आप ध्यान रखेंगे, या कबीर चौरा के नाम से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रावण दरवाजा। विशाल पत्थरों को तराश कर बनाया हुआ बहुत बड़ा दरवाजा है जिसे सी दरवाजा कहते हैं। क्या कहते हैं, सी दरवाजा। इसी के अंदर रावण दरवाजा, रावण की मूर्ति, कुंभकर्ण की मूर्ति, कुछ नाचती हुई लड़कियों की प्रतिमा, सीता जी एवं हनुमान जी की प्रतिमा से युक्त है। ठीक है, रावण दरवाजा में। ठीक, अब हम बात करते हैं महेशपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महेशपुर। रेणुका नदी के किनारे महेशपुर है जहां 12 मंदिरों का अवशेष है जो मुख्य शिव एवं विष्णु भगवान की मंदिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ बुद्ध, सरस्वती, गणेश, कुबेर, वरुण, सुरसुंदरिया इत्यादि की भी मूर्तियां हैं। अब हम बात करते हैं मैन पाट के बारे में। ठीक है, उत्तर में 368 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत पठारी भूभाग है जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई 1099 मीटर है। याद रखेंगे, तो अब ये जो मैन पाट है 1000 समुद्र सतह से ऊंचाई, 226 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन भूमि है। ठीक है, 1962-63 में भारत चीन युद्ध के पश्चात तिब्बती शरणार्थी भारत सरकार द्वारा मैन पाट पर बसाए गए थे। यहाँ प्राचीन बौद्ध धर्म की संस्कृति को मैन पाट निवासी मानते हैं। यहाँ के कुछ अन्य जो दर्शनीय स्थल है जिसको जानते हैं, पहला बौद्ध मंदिर। यह मंदिर मैन पाट में स्थित है। इस मंदिर में बौद्ध परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर का निर्माण परंपरागत बौद्ध वास्तुकला के अनुसार किया गया है। अब बात करते हैं टाइगर पॉइंट। मैन पाट के पूर्वी भाग से महादेव मुड़ा नदी बहती है। यह नदी 60 मीटर की ऊंचाई से गिरकर आकर्षक जलप्रपात बनाती है। ठीक है, कौन सी नदी, महादेव मुड़ा नदी। इसी महादेव मुड़ा नदी पर क्या बना है, टाइगर पॉइंट। ठीक है, आकर्षक जलप्रपात बनाती है। पहले यहाँ टाइगर घुमा करता था, इसी कारण इसको टाइगर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मछली पॉइंट। नाम से ही समझ आ रहा है बहुत ज्यादा मछली रही होगी। सघन वनों के मध्य प्रवाहित नदी का नाम मछली नदी है। नदी के जल में अच्छी मछलियां मिलती थी। आगे चलकर यह नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसको मछली पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं परपटिया के बारे में। तो मैन पाट के पश्चिमी भाग में बंदरकोट की दुर्गम ऊंची पहाड़ी, प्राकृतिक गुफा रकामाड़ा। प्राकृतिक गुफा कौन सा है, रकामाड़ा। जनजातियों के आस्था का प्रतीक दुल्हा दुल्हन पर्वत, बरनई बांध, श्याम घुट्टा के बांध के समीप के साथ हीरामगढ़ की पहाड़ी दिखाई देती है। क्या क्या है परपटिया में, याद रखेंगे। ठीक है, दूल्हा दुल्हन पर्वत, बरनई बांध, ठीक है, श्याम घुट्टा के बांध और हीरामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, इतना सारा जो जगह स्थान है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको पूछा जाए। जनजातियों की आस्था का प्रतीक दूल्हा दुल्हन पर्वत कहाँ स्थित है। ठीक है,
तो मेन पार्ट में याद रखेंगे, मेन पार्ट में एक स्थान है परपटिया, वहीं ये स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्या है, जो जनजातियों से जुड़ी हुई जितना भी क्वेश्चन है वो लगभग लगभग बन चुका है और बनने को है। ठीक है, क्योंकि इनसे जो है लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, इनको विशेष रूप से पढ़ना पड़ता है जनजातियाँ हमको। ठीक है, अलग से इसका पूरा अध्ययन करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई जो स्थल है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इनकी कला और संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम बात करते हैं मेहता पॉइंट के बारे में। ठीक है, मेहता पॉइंट यह सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनाती है, इस जहां झरने व जलप्रपात है। जितना भी पॉइंट है सब जलप्रपात है। ठीक है, देव प्रवाह झरना, देव प्रवाह झरना के बारे में बात करते हैं। संरक्षित वन में एक झील है, आगे चलकर यह नाले का रूप धारण कर लेती है और 80 मीटर की ऊंचाई से गिरकर एक झरना का निर्माण करती है, इसे देव प्रवाह झरना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 गुफाएं, सातवां की बात करते हैं जो गुफाएं हैं। ठीक है, प्रमुख गुफाओं में बंदरकोट, रकामाड़ा, भालूमाड़ा, झील गुफा, पैगा गुफा, इतनी सारी गुफाएं हैं। एडवेंचर जोन की बात करते, परपटिया एग्जाम में पूछा गया था, एडवेंचर जोन मालतीपुरी। ठीक है, ये परपटिया को एडवेंचर जोन में जब इसको डेवलप किया गया था उसको पूछा गया था। ठीक है, ये मालतीपुरी। पर्यटन परिपथ की बात करते हैं तो परपटिया, नान, दमाली ट्रेकिंग, इको बॉटनिकल ट्रेल, ठीक है, मेडिको बॉटनिकल ट्रेल और मेडिसिनल ट्रेड मालतीपुर, ये है पर्यटन परिपथ। और सांस्कृतिक वैभव की बात करें तो ट्राइबल विपेज अगवा, ठीक है, और तिब्बती कैप। ठीक है, तो ये गुफा याद रख सकते हैं, बट इस परपटिया को याद रखेंगे और मालतीपुरी की, ये एडवेंचर जोन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, और अब हम प्रसिद्ध देवालय के बारे में बात करते हैं तो कुछ प्रसिद्ध देवालय हैं, जैसे टीपुर का शिव मंदिर है, नागेश्वर का शिव मंदिर है, महामाया मंदिर है, कुदरगढ़ की देवी है। ठीक है, कुदरगढ़ की देवी तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, टीपुर का शिव मंदिर के बारे में बात करते हैं, यह प्रतापपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अति मनोरम है। महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी के पावन पर्व पर भारी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नागेश्वर का शिव मंदिर के बारे में बात करते हैं, कुसमी से 10 किलोमीटर की दूरी पर नागेश्वर शिव मंदिर है, जहाँ भगवान शिव का मंदिर है। शिव पर नागदेव की छाया बनी हुई है। ठीक है, शिव पर नागदेव की छाया बनी हुई है जो आकर्षण का केंद्र बना है। अब हम बात करते हैं महामाया मंदिर, यह अंबिकापुर में पूर्व में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही सामान्य ढंग से निर्मित है। अब कुदरगढ़ की देवी इंपॉर्टेंट है, यह पूजा स्थल है, यहाँ कुदरगढ़ की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह मनोकामना पूर्ति की देवी है। ठीक है, कुदरगढ़ की देवी को क्या कहा जाता है, मनोकामना पूर्ति की देवी। देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ बकरे का रक्त चढ़ाया जाता है। यहाँ एक छोटा सा छिद्र मुंह है जिसका व्यास 6 इंच है, लेकिन यह कुंड कभी नहीं भरता, भले ही हजारों बकरों का खून इसमें उड़ेला जाए। अब हम बात करते हैं कोटली जलप्रपात के बारे में। प्रसिद्ध स्थल दीपादी के उत्तर दिशा की ओर एक जलप्रपात है, कन्हार नदी में स्थित कोटली जलप्रपात बहुत ही सुंदर है। आप कुंदरू घाट जलप्रपात के बारे में बात करते हैं, तमोर पिंगला अभ्यारण्य के मध्य में पिंगला नदी प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य के मध्य में पिंगला नदी प्रवाहित होती है। यही रामकोला से 10 किलोमीटर की दूरी पर सघन वन के मध्य एक सुंदर जलप्रपात है जिसे कुंदरू घाट जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे तमोर पिंगला जो सूरजपुर है, ठीक है, वहां स्थित है तमोर पिंगला अभ्यारण्य, और वहीं क्या है आपका कुंदरू घाट जलप्रपात, तो सूरजपुर में ध्यान रखेंगे कुंदरू घाट जलप्रपात है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है क्योंकि ये सब जलप्रपात को आप सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछा गया है, अब नया नया क्वेश्चन जो है यहीं से जो है बढ़ रहा है, इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं अन्य पर्यटन स्थान, तातापानी बलरामपुर जिला। अब जानते हैं पीएससी के द्वारा इसको गलत आंसर लिया गया था, बहुत विवाद में था ये जगह। ठीक है, तातापानी यह निरंतर प्रवाहित गर्म जल का प्रवाह है, जो व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित होता है वहां स्नान करके जो है ठीक हो जाता है। पानी के उद्गम स्थल पर पानी इतना गर्म होता है कि अगर आप एक कपड़े में चावल बांधकर वहां डुबो दे तो चावल तुरंत पककर जो है तैयार हो जाएगा। तातापानी बलरामपुर जिला में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कमिश्नर आए थे। ठीक है, अंग्रेजों के समय कमिश्नर आए थे और गर्म पानी में स्नान किया था, और स्नान करने के कुछ दिन बाद उसका चर्म रोग जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठिनठिन पत्थरा। ठिनठिन पत्थरा के बारे में आप जानते हैं, है ना, विशाल चट्टान है ये, देखो ये ठिनठिन पत्थरा है, इसको ठोकने पर अलग अलग आवाज आती है धातु की। ठीक है, इसको ठिनठिन पत्थरा कहते हैं।
एक विशाल चट्टाने हैं जिसका भार 200 किलोग्राम होगा। जब इसे ठोस वस्तु से बजाया जाता है तो उसे धात्विक आवाज निकलकर गूंजने लगती है। इस पत्थर को अलग अलग भाग से अलग अलग आवाज सुनाई देती है, इसलिए इसको ठिन ठिन पत्थर के नाम से जाना जाता है। पवाई जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। यह जलप्रपात वर्ष भर प्रवाहित होता रहता है। यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। रामानुगंज ब्लॉक में यह स्थित है। ठीक है, बालारामपुर रामानुगंज ब्लॉक में। ठीक है, सिमरसोट अभ्यारण्य में चनान नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। याद रखें, कौन सा नदी पर? चनान नदी पर। पवई जलप्रपात चनान नदी पर स्थित है। वर्षा ऋतु में जब अधिक जल प्रवाह होता है तो इसका दृश्य धुआंधार जलप्रपात, जो जानते जबलपुर में है, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात उसके जैसे ही दिखाई देता है। अब किंदई जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। यह प्राकृतिक जलप्रपात है जो अंबिकापुर बिलासपुर रोड पर स्थित है। यहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम है। यह प्रपात किंदई गांव में है। एक पहाड़ी नदी पर लगभग 66 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरकर एक जलप्रपात का रूप ये बनाती है या धारण करती है। ठीक है, तो किंदई नदी ध्यान रखेंगे, किंदई गांव में स्थित है जलप्रपात, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? किंदई जलप्रपात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोरिया जिले की कुछ इंपॉर्टेंस है, जो पर्यटन स्थल है उसको हम बात करते हैं, जिसमें आएगा अमृतधारा जलप्रपात के बारे में। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात आप जानते हैं बहुत ही फेमस जलप्रपात है। यह प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर जलप्रपात है जो हसदो नदी पर स्थित है। यह मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर मार्ग पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 27 से लेकर 30 मीटर और चौड़ाई जो है 3 से 5 मीटर है। यहाँ अति सुंदर बादल युक्त मौसम सदैव रहता है। यह मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर में है। ठीक है, उसके बाद रामदा जलप्रपात बैकुंठ से 160 किलोमीटर की दूर पर रामदा जलप्रपात है जो बनास नदी पर, याद रखेंगे, रामदा जलप्रपात कौन सी नदी पर? बनास नदी पर है। ऊंचाई 100 से 120 फीट है। ठीक है, यह भंवरखो गांव के पास स्थित है। ठीक है, अब गवारघाट जलप्रपात यह दूसरा प्राकृतिक जलप्रपात है जो हसदो नदी पर है। हसदो नदी पर एक अमृतधारा, दूसरा है गवारघाट। बैकुंठपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रपात की ऊंचाई 5 से 7 फीट है और चौड़ाई 10 फीट है। अकरी नाला, इसको एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया कहा जाता है। ठीक है, यह कोरिया जिले का प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र है। यहाँ छोटा सा जलप्रपात दोनों ओर 100 मीटर क्षेत्र पर घेरे हुए हैं। गर्मी के दिनों में स्थान बहुत ही ठंडा रहता है। उसके बाद बात करते हैं जसपुर कुसमी पाट प्रदेश के पर्यटन स्थल। अब बात करते हैं सबसे पहले कोटेबीरा ईब घाटी। ठीक है, कोटेबीरा ईब घाटी कहाँ स्थित है? ध्यान रखेंगे, जसपुर कुसमी पाट प्रदेश में ईब नदी की घाटी में अति सुंदर प्राकृतिक दृश्य है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐसी मान्यता है कि ईश्वर ने रात्रि में यहाँ आकर सुंदर दृश्य देखा और सोचा कि यहाँ एक बांध बना दिया जाए तो दृश्य और सुंदर होगा। ऐसा सोचकर उसने एक रात में बांध बनाने का संकल्प लिया और बांध बनाना प्रारंभ किया, किंतु सूर्योदय हो गया और सूर्योदय तक जो है बांध नहीं बन सका, जिससे वह बांध आज भी अधूरा है। अब यहाँ एक सुंदर शिव मंदिर बन गया। यह तपकरा से 6 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरगढ़ मार्ग पर स्थित है। तो तपकरा बलरामपुर आप जानते हैं, वहाँ है कोटाबीरा ईब घाटी। अब सजपुरी जलप्रपात के बारे में ध्यान आप बात करते हैं। सजपुरी, ये जलप्रपात को आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, सजपुरी नहीं, अच्छा ये राजपुरी है जी, यहाँ सजपुरी हो गया है ये। ठीक है, गलती से टाइप करते करते ये राजपुरी जलप्रपात बड़ा ही आकर्षक जलप्रपात है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य प्रसिद्ध है, जिसके कारण बहुत से लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं और खुश होकर, बगीचा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से खुश होकर जाते हैं। जाहिर सी बात है, जलप्रपात हर किसी को अच्छा लगता है, प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। ठीक, तो राजपुरी जलप्रपात को ध्यान रखेंगे, बगीचा से कुछ दूरी पर स्थित है। बगीचा तहसील आप जानते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको पूछा भी गया है राजपुरी जलप्रपात को 1-2 बार। अब हम बात करते हैं रानीदाह जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है। रानीदाह, रानीदरहा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। रानीदाह कहाँ है, इसको यहाँ रख लेंगे। रानी दरहा कहाँ है और रानी दहारा, 3 जलप्रपात है जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो तीनों को याद रखेंगे, तीनों अलग अलग जो जिला है वहाँ स्थित है। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। जसपुर नगर से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जलप्रपात का दृश्य पर्वत एवं वनों के मध्य होने के कारण अति मनोरम है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पंच भैया, आनंद वन, मछली पॉइंट, दुग्धारा, रजतशिला और घिरिया घाट, इतना और जो प्रसिद्ध स्थल है इस रानीदाह जलप्रपात के समीप। ठीक है, अब हम बात करते हैं दानपुरी जलप्रपात। यह प्रपात सघन वनों के मध्य स्थित है। प्रपात की गहराई तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। यह अच्छा पिकनिक स्थल है।
उसके बाद भृंगराज जलप्रपात जसपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर, गुल्लू जलप्रपात जसपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर गुल्लू गांव में स्थित है, ईब नदी पर है ये जलप्रपात, ध्यान रखेंगे। बादलखोल अभ्यारण्य भी इसी के पास स्थित है। सूरी जलप्रपात, यह जलप्रपात ईब नदी में स्थित है, बादलखोल अभ्यारण्य की ओर ईब नदी का जल प्रवाहित होता है, वही है ये सूरी जलप्रपात। बाने या बेने जलप्रपात इसी को बोलते हैं, कुनकुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, ठीक है। अब कुनकुरी का कैथोलिक चर्च आप जानते हैं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, पहला गोवा में है, ठीक है। यह स्थान जसपुर से 45 किलोमीटर की दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, एशिया में इसका स्थान दूसरा है। इसमें 7 आर्क है जो पवित्रता का प्रतीक है। अब बगीचा तहसील के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ नाशपाती, लीची और आम का विशाल बगीचा होने के कारण से बगीचा नाम दिया गया है। रायगढ़ जसपुर मार्ग पर 167 किलोमीटर तथा जसपुर नगर से 112 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल जो है स्थित है। बगीचा अपनी निम्न स्थाओं के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बहुत सारा यहाँ बगीचा है, ठीक है, नाशपाती का, लीची का, आम का, जितना भी फल है सबका आपको बगीचा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जानते हैं आप इधर चाय की खेती भी होती है, ठीक। मनोरम प्राकृतिक घाटिया के बारे में बात करते हैं। सड़क मार्ग के दोनों किनारे पर सदैव प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देती है। बगीचा भीषण गर्मियों में भी शीतल और स्वास्थ्यप्रद जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो बगीचा तहसील है, भीषण कितना भी गर्मी पड़ जाए यहाँ जो है जलवायु जो है स्वस्थप्रद रहता है। मार्ग में लीची, आम, नाशपाती की हरी भरी फलों से लदी बगीचा बड़ा आकर्षक लगता है। पर्यटक इसे देखकर धरती का स्वर्ग का अनुभव करते हैं, ठीक है। अब रानी झूला के बारे में बात करते हैं। तो ईब नदी का उद्गम स्थल जहां एक कुंड का निर्माण कराया गया है, यहीं पर स्वर्ण के कण मिलते हैं, इसी स्थान को रानी झूला कहते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 220 किलोमीटर लंबी नदी प्रवाहित होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ईब नदी। ईब नदी की लंबाई 220 किलोमीटर है। ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। और यही बना हुआ है एक कुंड, ठीक है, जहाँ से इसका उद्गम होता है और इसी को बोलते हैं रानी झूला। अब बात करते हैं कैलाश गुफा, ठीक है। यहाँ गहिरा गुरु का आश्रम है। यह बगीचा से 10 किलोमीटर की दूरी पर सामरबार में है। यह गुफा संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है। यह आश्रम कठोर पहाड़ को काट कर बनाया गया है। इस आश्रम का छत चट्टान का बना हुआ है। यहाँ एक संस्कृत पाठशाला भी है। यहाँ बच्चे गुरुकुल की तरह धोती कुर्ता पहनकर संस्कृत का अध्ययन करते हैं। यहाँ शिव पार्वती जी का मंदिर है। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। यहाँ का प्रमुख आकर्षक भगवान शिव पार्वती यज्ञ मंडप, संस्कृत स्कूल, गहिरा गुरु आश्रम और बंद मड़ा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कैलाश गुफा गहिरा गुरु जी का आश्रम है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऊपर का कैलाश गुफा है, ठीक है। अब दक्षिण में भी जाएंगे, आपको कुटुमसर गुफा के पास कैलाश गुफा पढ़ाया हूँ अभी, ठीक है। लेकिन ये जसपुर का कैलाश गुफा है, समझो, ठीक है, ऊपर का बगीचा तहसील का। और यही जो है क्या है आपका, जो संत गहिरा गुरु जी है उनका आश्रम है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अन्य दर्शनीय स्थल। हथगढ़ा ऐतिहासिक पुरावशेष के लिए प्रसिद्ध है। हथगढ़ा रंग बिरंगी मिट्टी, जेऊर नदी के किनारे पंडरापाट, तो पंडरापाट में है जेऊर नदी, और जेऊर नदी के किनारे पंडरापाट के पास एक चुंदा पाट है, जहाँ की रंग बिरंगी मिट्टी आकर्षण का केंद्र है। लेखा पत्थर बगीचा से बादलपुर जाने पर मार्ग पर 17 किलोमीटर की दूरी पर जोड़ा नामक नाले के किनारे पर एक किला खंड, कुछ अस्पष्ट लिपि है जिसे स्थानीय लोग लिखा पखना कहते हैं, जिसका अर्थ है लिखा हुआ पत्थर। देउर कोना के बारे में बात करें, नन्हे कसर का एक टोला जहां प्राचीन शिव मंदिर है, ठीक है। जलप्रपात है रजपुर जलप्रपात, दरा बघाग, महनई भाग, देवचार, ये कुछ जलप्रपात है, ठीक है। खुड़िया रानी गुफा के बारे में बात करते हैं। जसपुर नगर का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, इसके एक किनारे पहाड़ी है, दूसरी ओर खुड़िया रानी मंदिर है, ठीक है। इस गुफा के भीतर गहरा अंधकार है जहां जाना संभव नहीं होता है, और यहीं एक मूर्ति बनी हुई जिसको खुड़िया रानी की माता या खुड़िया रानी देवी कहते हैं, ठीक है। लोग वहां पूजा अर्चना करते हैं। अब सर्प पार्क के बारे में बात करते हैं। तपकरा को नागलोक के नाम से प्राचीन समय से जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जहरीले सर्प हमको दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं हर्रा डीपा, यह आस्था गांव के निकट है।
यहाँ बड़ी संख्या में साल के वृक्ष तथा द्वादश टूलिंग स्थान का पौराणिक महत्व है। द्वादश टूलिंग स्थान का पौराणिक महत्व है और पर्यटक यहाँ के पुरातत्व का भी अध्ययन करने आते हैं। लोरो घाट फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। लोरो घाट जसपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखने पर हिल स्टेशन के समान बहुत सुंदर दिखाई देती है। इस घाट को फूलों की घाटी कहते हैं। ठीक है, केसकल घाटी को भी फूलों की घाटी कहते हैं, लोरो घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं। के नाम से पुकारते हैं। जब घाटी में पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो पर्वतों के शिखर से घाटी तक फूलों की पट्टियां दिखाई पड़ती है। 3 घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है लोरो घाटी जसपुर में फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। केसकाल घाटी कोंडागांव फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। तीसरा है विंता घाटी बस्तर। ये 3 घाटी लगातार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, पूछा जाते रहेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तीनों घाटी कहाँ कहाँ स्थित है, ये जगह तो एकदम अच्छे से याद रख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेल महादेव एक पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गुफा है जिसे बेल महादेव कहते हैं, जिसका धार्मिक महत्व है। जसपुर नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे जोगी गुफा के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद सन्ना, यहाँ की माँ खुड़िया रानी की प्राकृतिक गुफा पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। बगीचा विकासखंड का सबसे दुर्गम गुफा है। ठीक है, सन्ना गुफा। माँ खुड़िया रानी कोरबा जाति की आराध्य देवी, इसको पूछा जाता है। ठीक है, कोरबा जाति की आराध्य देवी कौन सा है, तो खुड़िया रानी। ठीक है, अब बेनगंगा जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। यह जलप्रपात कुसमी पाट के जमीर गांव के दक्षिण पूर्व में है, जहां सघन पर्वत श्रेणी के मध्य बेनगंगा नदी निकलती है। गंगा दशहरा के अवसर पर आदिवासी लोग शंकर भगवान की पूजा करके रात्रि जागरण करते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है ध्यान रखेंगे, मेला वगैरह लगता है यहाँ। भेड़िया पत्थर जलप्रपात बलरामपुर जिले के पूर्वी भाग में स्थित कुसमी तहसील में कुसमी चांदो सड़क मार्ग पर इदरी गांव स्थित है। इसी गांव से 3 किलोमीटर घने जंगल के भीतर जाने पर भेड़िया पत्थर जलप्रपात स्थित है। कहा जाता है इसके आसपास जो है पत्थरों के पीछे भेड़िया छुप कर रहते थे, इसीलिए इसको भेड़िया जलप्रपात इसका नाम दिया गया है। ठीक है, सेदम जलप्रपात अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग पर अंबिकापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर पर्वतों के मध्य सेदम नामक गांव है। यहाँ पहाड़ियों के बीच में एक सुंदर जल का प्रवाह देखने को मिलता है, जिसे सेदम जलप्रपात कहते हैं। यहीं पर एक शिव का मंदिर है, यहाँ मेला लगता है, लोग पूजा अर्चना करते हैं। सेदम जलप्रपात ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। इसी प्रकार के अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है आप जरूर बताइएगा। ठीक है, पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जो है पीपीटी को प्रीफर नहीं करते। ठीक है, आजकल डिजिटल बोर्ड का ज़माना है। ठीक है, खैर हमारा काम है पढ़ना और पढ़ना और पढ़ाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है, क्योंकि अच्छी चीज़ें समझने में थोड़ा सा समय लगता है, बट अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहते हैं अन्य लोगों से। ठीक है, बहुत कम लोग देखते हैं, उन्हीं कम लोग को इसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो चलिए अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी मेहनत के लिए, एटलीस्ट कम से कम, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।